बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, हमारी दुआओं के साए में रहें, जिंदे वजद रहो, मौजा करो। आज बुध है, 11 ज़िलक़अदा, 29 अप्रैल और 17 विसाख है। कहते हैं बुध कम सूद, तो हमारी दुआएं कि अल्लाह करे तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा बुध ही रहे, कम सूद रहे। वैसे बुध और मंगल को पाकिस्तान में गोश्त का नागा होता है, तो इसलिए वेजिटेरियन के लिए शायद ये दिन बहुत अच्छे हों। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला आपको अपनी मान में रखे। दायरे गैर में रहने वाले पाकिस्तानी को ढेरों मेरा आई लव यू। बहुत सारे मेरे बहन भाई मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और मैं भी आपका बड़ा मशकूर हूँ। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। एक यूरोपीय यूनियन का वफद पाकिस्तान आया हुआ है, उसने शहबाज शरीफ साहब से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की, लेकिन इस वफद के पीछे, इस वफद के साथ एक बम भी बंधा हुआ है। और ये बम क्या है? बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि ये आएंगे, मुलाकातें होंगी, इक्तिसादी और मुआशी तरक्की पे ये वो सारा कुछ, लेकिन ये वफद एक जो बम अपने साथ लेके आया है, वो बम क्या है? और ये बम एक अरसे से यूरोपीय यूनियन जो है इकट्ठा कर रही थी, ये सारा कुछ वो है। और ये इसकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलना शुरू होंगी। शायद मैं पहला आदमी होऊंगा जो आपको इस तरह की यूरोपीय यूनियन के हवाले से मैं एक ब्रेकिंग आपको दे रहा हूँ। वो की करने जा रहे हैं, कील है क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का मेरा। दूसरी चीज़ ये कि अडियाला में अलीमा खानम साहिबा जो थी, वो कल भी और उनकी बहनें भी शाम तक धूप में, गर्मी में मुश्किलात का सामना करती रहीं, खड़ी रहीं। और उसके बाद जब वक्त ख़त्म हो गया तो अलीमा इस्लामाबाद और अज़मा और नौरीन लाहौर के लिए रवाना हो गई। लेकिन अलीमा खानम ने जो वहाँ गुफ्तगू की, उसकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने PTI की क़यादत को एक बड़ा चैलेंज किया है, और दूसरा उन्होंने खामोशी से ये जो इमरान खान के ऊपर सियासत खेल रही है PTI की क़यादत, उसको एक्सपोज किया। मेरे ये आज के दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर मैंने आपसे बात करनी है। खलीज की सूरत हाल आपको पता है कि मैं तो मुसलसल कह रहा हूँ कि अमेरिका इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि कोई इसका सलूशन निकले, और वो इसे जितना प्रोलॉन्ग करना चाह रहा है उतना कर रहा है। एजेंडा एक ही है कि ईरान के पास जो यूरेनियम है वो किस तरह वापस लिया जाए। ईरान का पहला एजेंडा ये है कि भाई ने एक तो आपने अर्ज कि आप ज़रा नाकाबंदी ख़त्म करें, साडा नुकसान जड़ा है पूरा करो। तीजा इस गल की गारंटी दो कि तुसी आइंदा ऐसा नहीं करोगे। अब रूस जो है वो बीच में आया है, और रूस ने आके कहा कि जी मैं जो है सालिस का किरदार अदा कर सकता हूँ, लेकिन अमेरिका और ईरान ने यही कहा कि नहीं, सालिस पाकिस्तानी चंगे ने। अभी हमने अमेरिका में बैठ के एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान ना चलिए, तो उतो पाकिस्तान बात कर देते हैं। इससे ज़्यादा और क्या होगा? बल्कि JD वेंस तो शायद ट्रंप को कहे कि पंजन पाकिस्तानी चल के रहने हैं, या तो हमारा व्हाइट हाउस जो है वो महफूज नहीं है। वो बंदा अंदर बढ़ता ठा गोलियां मारता, उत्थे तो चिड़ी पर नहीं मार सकती। 10 दिन पहले लोगों के सांस बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक तो बाद में बंद होनी है, तो वही चलते हैं। JD वेंस का ट्रंप को कहे उधर ही चलने, इस्लामाबाद ही बहने हैं। वैसे भी वो हमारा ही अपना ही घर है। दूसरा यार क्या हो गया, 17 घंटे का ट्रैवल करते हैं तो आप क्या हो गया? आप ये देखें, आप 17 घंटे का ट्रैवल करते हैं, हम पिछले 17 घंटे का सफ़र करते हैं, क्या कहते हैं, और हम आप अभी शुरू नहीं होते तो हम सफ़र करना शुरू कर देते हैं। इंग्लिश वाला एंडी इंग्लिश सानू आती है कि सफ़र उर्दू वाले और इंग्लिश में क्या फ़र्क है? एंडे अपने भरा नो ईजी ना लो। तो हम तो भाई ज़िंदगी हो गई, सफ़र ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये इंग्लिश के सफ़र में भी बच मोड़ तो आता रहता है। यूरोपीय यूनियन जो बम लेके आया उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन अलीमा खानम साहिबा ने खलीज की सूरत हाल में जो सबसे बड़ा इस टाइम बम फटा है वो ये है कि UAE जो है OPEC से अलहदा हो गया। अब ये OPEC ऑयल प्रोड्यूसिंग जो खलीज के मुमालिक हैं, उनकी सबसे बड़ी तंजीम थी, बड़ी तगड़ी ताकतवर तंजीम मानी जाती थी। पेट्रोल की कीमत बता दो, पेट्रोल की कीमत कटा दो। ये UAE ने जो एकदम बीच में से निकला है ना, ये इससे आप समझ लें कि खलीज के अंदर एक नई जंग शुरू होने जा रही है। और इस बार ये खलीजी मुमालिक एक दूसरे से गिरबान फड़ के बाल फूट दें उनके। ये मैं आपको दूसरी बात वक्त से पहले बता रहा हूँ कि जो सऊदी अरब का एक दबदबा था ना, अमेरिका का तो ख़त्म ही हो गया ना। अमेरिका का पूरी दुनिया में ख़त्म हुआ, सऊदी अरब का खलीज में एक दबदबा जो है ना वो ख़त्म होने जा रहा है। और पाकिस्तान जाके बैठ जाए, जो मर्जी बैठ जाए, UAE अब सऊदी अरब के उससे निकल रहा है। OPEC से निकलने का मतलब ये कि अरब बिखर के रह जाएंगे।
اور یہ بہت خوفناک علامت ہے، کیونکہ عرب کے بکھرنے کا مطلب یہ ہوگا سمپل آج یو اے کا ایک جو گیس کا وہ ہے وہ بھی ایران نے ریلیز کر دیا. بڑی حیران کن بات ہے، میرے لیے ہضم نہیں ہو رہی. چلو اس روس کی تو سمجھ آتی ہے، وہ تو ڈنڈی پٹی نکلے نا، انہوں نے کیا ساتھ ڈاک کے دکھایا کوئی، لیکن روس کا نے یو اے کا نکل جانا بڑا معنی خیز ہے. اینی وے جو اصل مدعا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. ویسے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو 1 مئی کو لاہور آنا تھا وہ انہوں نے پروگرام کینسل کر دیا. مجھے نہیں پتا کہ یہ پروگرام انہوں نے کیوں کینسل کیا، ان کے دماغ میں کیا ہے، لیکن اہل لاہور خاص کر کے لاہور کی قیادت جو تھی وہ یہ منتظر تھی کہ سہیل آفریدی آئے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ عالیہ حمزہ کی گرفتاری کے بعد پنجاب کے اندر جو بہت بڑا گیپ آیا نا قیادت کا، کیونکہ عالیہ حمزہ نے پچھلے جو ٹور تھے جس میں وزیر اعلیٰ کے پی آئے تھے اور وزیر خارجہ وزیر اطلاعات بھی آئے تھے، جن سب کو مینیج عالیہ حمزہ نے کیا تھا. اس بار کی صورتحال یہ کہ مینو یہ لگتا ہے نہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی کوئی ماں ہے، نہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا کوئی باپ ہے، اور وہ سارا کچھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کیا کہتے ہیں ایک لاوارث سی قیادت جو ہے نا وہ گئی. سوری میں ذرا بند کر لا نا، کیونکہ میں نہ بھول جانا ہمیشہ کہ بھئی پروگرام کے دوران موبائل بند ہونا چاہیے. حالانکہ یقین کریں میں اسٹوڈیو میں گھستے ہوئے اور مسجد میں جاتے ہوئے موبائل کی بیل آف کر دیتا ہوں. ایسے کدے کدے میں بھول جانا، میں معافی چاہتا ہوں، بیچ میں بیل آ جاتی ہے. سو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اگر وہ لاہور آئیں گے تو ان کے لاہور کا جو پروگرام شیڈیول ہے وہ کون کرے گا. اس لیے کہہ دے کہ وہ سہیل آفریدی لاہور آئیں گے لیکن تھوڑا سا دن آگے پیچھے کر کے. ابھی وہ میاں والی اور فیصلہ آباد جو ہے نا وہ وہاں جائیں گے، وہاں سے پھر وہ آئیں گے. اچھا جی، جو یورپی یونین کا وفد ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں میں نے بتایا شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی. اب ذرا ایک میری بات یاد کریں کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ ایک شور مچایا جا رہا تھا کہ یورپی یونین میں جی ایس پی جو ہے وہ خطرے میں ہے. حالانکہ نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون نے بڑا رولا ڈالا کہ جی عمران خان کے بیٹوں نے وہاں جا کے اور یہ کہا کہ جی آپ جی ایس پی جو ہے وہ پاکستان کا کیا نام ہے کینسل کر دیں. خیر وہ چونکہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اس لیے انہوں نے انگلش میں ان کی تقریر جو تھی وہ انہیں سمجھ بھی نہیں آئی. پھر انگلش بھی برٹش ایکسنٹ کی تک ہم نے تو مسٹر چپس یاد کیے ہوئے نا ڈٹ لگا کے کیتھرائن بریجز ہی یاد نہیں ہوتا تھا مجھے زبانی جملہ. لیکن چلیں اس کے بعد یہ کہ ہمیں وہ یاد ہو گیا رٹو توتے ہم وہ میرے کو بھی مٹھے نے میں تو رٹو شٹل لا کے انگلش یاد کر بھی لیتا ہوں. پچھلا بیچارے مسلم لیگ نون والے جو نا ایسے بھی مٹھے. اب مجھے نہیں پتا وہ جو صحیح ہے یا نہیں ہے. وہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے، ایک تو سوشل میڈیا اور میں جو کچھ بھی آ رہا ہے نا میں تو کنفیوز ہے نا پایا نا اصل ہے کہ نہیں ہے، غلط ہے کہ نہیں ہے. میں کہہ دوں جیسے کل میں نے جذبات میں آ کے کہہ دیا نواز شریف کے 18 کارخانے، پتہ چلے کہ 18% IPPs ان کے. اب وہ میں پڑھ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کہیں کنڈیم کے اسپیلنگ ہی کچھ اور لکھ دی ہے. میں وہ اسپیلنگ نہیں دس سکتا بھائی جان، میری بہنیں سب یہاں پہ ہوتی ہیں. سو انہوں نے جو وہاں پہ تقریر کی ہوگی اور ترجمہ نہ رولا پایا کہ انہوں نے جی ایس پی کے خلاف کر دی. مڑ کا پتہ چلا بھائی جان انہوں نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا. لیکن یورپی یونین جب یہاں الیکشن 2 کور کر کے گیا تھا 8 فروری کے، تو تب یورپی یونین نے ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں وہ بنائی تھی رپورٹ، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ رپورٹ آئے گی تو بم پھٹ جائے گا، پاکستان کے الیکٹرول سسٹم جو ہے نظام جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا. پھر وہ بیچ میں لوگ پڑھے سمجھے لوگ پڑھ گئے تو لوگوں نے پڑھ کے اس کو رکوا دیا. لیکن وہ رپورٹ تو اپنی جگہ پہ موجود تھی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں زلفی بخاری اور اس جو باقی لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ بہت کام کیا. پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر رپورٹس پیش کی گئیں، وہ انہیں ڈاکومنٹس جمع کرائے گئے. عمران خان کی صحت کے حوالے سے برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوئی، یورپی یونین کے مختلف ممالک میں ڈسکشن ہوئی کہ عمران خان کو نہ صرف یہ کہ اس کی صحت کے خطرات ہیں بلکہ یہاں تک کہ عمران خان کو جو جیل مینول کے مطابق بھی جو کچھ فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ بھی نہیں مل رہی. ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا. یہ برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز میں بھی ڈسکس ہوا، یہ یورپ کے مختلف ممالک کے اندر بھی ڈسکس ہوا. پھر اس کے بعد
आपको याद होगा कि ईमान मज़ारी के केस में स्वीडन के जो सफारतकार थे वो आके बैठे थे और उन्होंने वो सारी समाअत देखी थी। अब आप समझिए कि ईमान मज़ारी और उनके मियाँ जो हैं हादी वो जेल में हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो वो लोग जो समातें सुनने आते थे वो एक गल भुल गए ने, उन्होंने नहीं पता क्या कि भाई जी समात सुनन जाने से वो कहाँ पे इस टाइम। फिर वो अदालतों का निज़ाम, और आपको याद होगा जब वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी तो उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। यानी इससे ज़्यादा तो नहीं कोई गुलाम कौम की निशानी हो सकती ना कि ग्रेड 16-17 का बार का अफसर आके हमारे चीफ जस्टिस से पूछे जी थोड़ी अदालत की हो रही है। इसलिए हमें बताना पड़ता है क्योंकि हम उनके वो हैं, क्या है मुझे नहीं पता, जो भी हैं हम उनके, ठीक है ना, तो हमें जवाब देना पड़ता है। क्या वही जो बंदा है उसकी इतनी औकात है कि वो अमेरिका में जाके अमेरिका के चीफ जस्टिस से पूछेगा तुम्हारे अदालती निज़ाम में ये क्या क्या हो रहा है। इधर तो आके हम उन्हें ये भी बताते हैं कि थैंक यू सर आपके पैसों से टूटियाँ लगी है, ठंडा पानी आता है, और हमारे वाशरूम के अंदर भी हम यूँ करें तो गड़गड़ करके पानी निकलता है। कह सकते ने तो हमसे पूछ भी सकते। और क्या उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी थी कि पाकिस्तान के इदारों में जितनी करप्शन है वो कहीं नहीं। अब ये सब चीज़ों को इकट्ठा करें जो मैं आपको कह रहा हूँ यूरोपीय यूनियन की, तो आपको समझ आएगी कि यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के हवाले से एक FIR अपने साथ लिए फिर रहे हैं। अब ये इस विजिट के अंदर ये FIR कहाँ शेयर होती है, किसको दी जाती है नहीं मुझे पता, लेकिन ये है, दी जाएगी। और आप जब इनके जाते जाते कहीं आप ज़रूर सुन लेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा जो दाखिली सूरत हाल है उसके ऊपर कुछ ना कोई तशवीश का इजहार नहीं किया, तो कोई ज़रा थोड़ा सा कुछ ना कुछ किया होगा। ज़ाहिर है सिफारती मामलात हैं, उसमें बड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। बम फट गया भाईजान, मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ ये कि कल हलीमा खानम उनकी बहनें जो थी अज़मा और नौरीन हस्ब मामूल अडियाला के बाहर खड़ी थी। मैंने तो आपको कल सुबह के व्लॉग में कहा था कि ये लिस्ट गई है वकुला की जनाब जिन्होंने मुलाकात करनी है इमरान खान से, एक बंदा नहीं पहुंचे। यार मैं हैरान हो रहा हूँ इस बात से कि ये जो PTI की क़यादत है ये किस ढिठाई से, मुझे तो ये फॉर्म 47 की क़यादत लगती है। PTI की क़यादत भी मुझे फॉर्म 47 की क़यादत लगती है, क्योंकि जिस तरह ये लोग अब अपनी क्या कहते हैं ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं, मैं तो हैरान हो गया हूँ। हलीमा खानम ने कहा कि अगली दफ़ा 10,000 ओहदेदार आ जाए ना, पहले वो 10,000 कहती थी लोग आ जाए, वो कहते 10,000 बंदे ओहदेदार आके या बैठ जाएं, तो मैं आपको कहती हूँ कि इमरान खान को ये हमसे मुलाकात भी कराएंगे और हम जो चाहेंगे ये हमारी बात मानेंगे। लेकिन मैडम मैं 10,000 क्यों आन, यहाँ तो 5 ओहदेदार 10 ओहदेदार आने को तैयार नहीं है। आप खुशगुमान हैं, खुशगुमान रहे, मैं आपके खुशगुमानी को वो नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अकेले ही अपनी जंग लड़नी है। अगर आप इनकी आदत के ऊपर रहें जागते रहना तो ना ते ना रहना, बस मैं तनु नदाज दिया, इन तिलों में तेल नहीं है। ये सारे जो है ना ये बस ही हैं, बस समझ ले, बस है। अल्लाह जो पाकिस्तान की अदलिया के अंदर हो रहा है, जो मैं अभी यूरोपीय यूनियन के हवाले से भी कह रहा था, आप हैरान हो जाएंगे कि ताश के पत्तों को फेंटे ना तो ऊपर वाला पत्ता नीचे चला जाता, नीचे वाला ऊपर चला जाता। मुझे लगता है कल यही हुआ है सारा। यानी आप अंदाज़ा करें कि मोहसिन अख्तर साहब दी मोस्ट सीनियर जज जो हैं वो लाहौर पहुंच गए और उनका नंबर 12वां हो गया सीनियरिटी में। बल्ले भी क्या ताश फेंटी है। अच्छा, बाबर सत्तार साहब जिनका मैं बड़ा फ़ैन हूँ वो पेशावर चले गए और वो सीनियरिटी में 6ठे नंबर पे चले गए। अच्छा, समन रिफत साहिबा वो सिंध चली गई और सीनियरिटी के अंदर उनका नंबर 16वां हो गया। अंदाज़ा करें आप पाकिस्तान के निज़ाम का। ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़त लिखे, जिन्होंने कहा कि अदलिया आज़ाद नहीं है, जिन्होंने कहा कि जी अदलिया के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और उनका तो नगा आपसी खेड़ के दिखावांगे। और कहते हैं इजलास के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी इन तबादलों के ख़िलाफ़ वोट दिया है, चीफ जस्टिस साहब ने, और मुझे क्या कहते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी दिया है, और हमारे बैरिस्टर गौर साहब और अली ज़फ़र साहब ने भी दिया है। लेकिन 4 के मुकाबले में 9 वोटों से ये जो हो गया। अब 9 वोटों में 2 तो मेरा ख्याल है वो हुकूमत के हो गए, ठीक है, और जनाब अली 4 ये हो गए, 5 ये हो गए क्या नाम है जुडिशरी से जजेस, ठीक है। तो
तो आप चीफ जस्टिस साहब जो मर्जी करें करें, लेकिन आपको भी पता है कि आपने बस तारीख में अपना नाम इस साइड पे लिखवा दिया कि मैंने भी ये कहा था, अदरवाइज आपको सारा पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, सब गोल तो कुछ ना फोल वाली बात चल रही है। लेकिन बहरहाल जिस तरह जुडिशरी का कत्लेआम हो रहा है, अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। जिस मुल्क के जजों को इंसाफ नहीं मिलता, उन्होंने कौम को क्या इंसाफ देना है। वहाँ पे आलम ये हो जाता है फिर कि वो एक शख्स है बड़ा बदनाम सा, मतीउल्लाह जान उसका नाम है, बहुत बोलता है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ बाज़ों का तो उसके जुमले सुन के कि यार कोई बंदा इतना बहादुर भी हो सकता है। और मैं मतीउल्लाह जान का बड़ा फ़ैन हूँ भाई, मैं ईमानदारी से बताऊँ। फिर वही वाली गल आ गई, तुम कहोगे कि फिर हर बार यही गल कहता है, मैं अल्लाह दी कसम मतीउल्लाह जान अज तक नहीं मिले, मेरी मेरे फोन पे भी गल नहीं हुई। मैं एक ऐसा अपनी ज़ात में बंद आदमी हूँ जो अपनी ज़ात के अंदर ही रहता है। मुझे कोई शौक़ नहीं है PR कॉल करने की, मुझे कोई शौक़ नहीं है लोगों से बात करने की। सहाफ़ी है ना, उनके आपस में बड़े टर्म्स होते हैं, बहुत सारे ताल्लुकात होते हैं। आज वो फला सहाफ़ी जाके वो बैठ रहे हैं, वहाँ कॉफ़ी पियेंगे। अल्लाह दी कसम, मैं कसम खा के कह रहे हैं, मैं तो कॉफ़ी शॉप ते जावा तो मेरी जान तो उंजी बनी होंगी यार, 1000 रुपये की कॉफ़ी का कप, मेरे घर कॉफ़ी का कोई कैन है, मैं गर्म पानी पाना मिक्स करना पी जाना। 1000 रुपये मैं क्यों खर्चूँ भाई, मैं तो हलाल की कमाई सुबह से लेके शाम तक बाँ बोल रहा होता हूँ। एक अखबार के जो है मैं क्या कहते हैं नौकरी कर रहा होता हूँ, तो उसके बाद मेरे में तो भाई इतनी हिम्मत नहीं है साहब जो है कि मैं किसी कॉफ़ी शॉप पे किसी 4 साफ़ियों को बुलाऊँ, वहाँ जाके बैठ जाऊँ। मैं तो हैरान होता हूँ यार साफ़ियों पे, अल्लाह ने उन्हें माशाल्लाह इतना अता किया है। कोई PC के अंदर बैठा होता है 5-7 बंदों के साथ, कोई कवारी में बैठा होता है, कोई फला कॉफ़ी शॉप में बैठा होता है। कैसे आ जाते हैं यार इनके पास पैसे, अल्लाह ने और दे, मुझे नहीं। लेकिन मैं नहीं भाई, मैं नहीं मिलता किसी को भाई, मेरे को ना इन्ना टाइम ना मेरे को इन्ने पैसे पाए, मैंने माफ़ करो, मैं बड़ा छोटा सा साफ़ी से मैं कुछ, तो मैं मतीउल्लाह जान से कभी नहीं मिला। मैंने मतीउल्लाह जान साहब से कभी फ़ोन पे भी बात नहीं की, लेकिन मतीउल्लाह जान का फिर प्रोग्राम बंद कर दिया गया है और इस बार उनके ऊपर ज़रा सख्त पाबंदी लगी है। कहा जाता है प्रेस क्लब में कोई गैर मुल्की आए हुए थे, उन्होंने मतीउल्लाह जान ने उनके सामने पाकिस्तान के हवाले से बहुत कुछ कहा। मुझे हंसी उन लोगों पे आती है कि जो कहते हैं कि जो आपने गैर मुल्कियों के सामने पाकिस्तान की ये कहती, तो पाकिस्तान को ठीक कर लो। अगर किसी बंदे को गैर मुल्की को मैं ये कहूँ कि भाई पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं करती हैं, तो तुझे को यार गैर मुल्कियों के सामने आप ऐसी बात, तो इंसाफ ठीक कर लो ना। अगर मैं किसी को ये कहूँ कि यार एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के तमाम जो हैं वो एक साइड पे हो गए, तो देखो यार आप गैर मुल्कियों के सामने पाकिस्तान के करते भाई सही कर लो उन्होंने। मैं कल लतीफ़ा सुन रहा था, मुझे दुख भी हुआ उस लतीफ़े का कि किसी ने कहा, एक लड़के से पूछा कि बताएं इंसाफ और कानून क्या होता है, उन्हें क्या पाया, मैंने नहीं पता, मैं तो पाकिस्तान रहना। ये दुख वाली बात है, शर्म वाली बात है वैसे, ठीक है। मतीउल्लाह जान या मतीउल्लाह जान जैसे जो लोग क्या कहते हैं सच बोलते हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होता यार। कभी किसी साफ़ी को हथकड़ी लगा देते हैं, कभी किसी को जेल भेज देते हैं, कभी सुराब बना देते हैं, कभी आप राय गुलाम अली बना देते हैं, कभी मतीउल्लाह बना देते हैं। इस तरह सच का रास्ता रुक सकता है। हम अपनी सफ़े सीधी नहीं करेंगे, बस सफ़ों की निशानदेही करने वालों को सीधा कर देंगे हम। मुझे मतीउल्लाह जान साहब से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि यही पैकेज डील है। सच बोलने वालों के साथ ऐसे ही होता है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही होगा। तो मैं तो मतीउल्लाह जान साहब आपको यही कहूँगा कि भाईजान, मैं तो थोड़े बड़ा भाईजान फ़ैन है, मेरे तो जरूरत नहीं भाईजान इतनी बात करने की जितनी